बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरटेंशन को। तो हाइपरटेंशन को शॉर्ट फॉर्म में हम HTN भी कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं इंक्रीज बीपी को। सही होगा। तो अच्छा, एज से स्टार्ट करते हैं। तो इसका एज जो सबसे पहले तो हम देखते हैं दो कैटेगरी में। नंबर 1 कैटेगरी होगा, उसको इसेंशियल हाइपरटेंशन में हम रूल आउट करेंगे, और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर हम उसको डालेंगे। सबसे पहले आप लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन को रूल आउट करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस वजह से ये हाइपरटेंशन हो रहा है। उसके बाद आप लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन पे आ जाए। बोर्ड वाले आप लोगों को तंग करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस 90 to 95% जो होता है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, लेकिन बोर्ड वाले आप लोगों को इसी पे तंग करते हैं ज़्यादातर। चलो हम दोनों स्टार्ट करते हैं। सही हो गया। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं। तो ये देखो, ये जो है नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये उसका ल्यूमन है। ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये उसका ल्यूमन है। देखो कितना जो है ना वाइड उसका ल्यूमन है। ल्यूमन मतलब है इसमें ब्लड फ्लो जाएगा, कितना खुला है। तो एडवांस एज स्मोकिंग या डायबिटीज, एडवांस एज मतलब ओल्ड एज, सही हो गया, या स्मोकर या डायबिटीज या शुगर वाले मरीजों में यही जो ल्यूमन है तो वो थिक हो जाता है। वो थिक हो जाता है जिसकी वजह से जो स्मूथ वास्कुलर रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो जाता है। सही हो गया। तो उसकी वजह से बीपी हाई हो जाती है। दूसरा स्ट्रेस और ओबेसिटी, मोटापा, इसकी वजह से ये जो वेसल्स है ये जो कंस्ट्रक्शन का शिकार हो जाता है फैट्स की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से। सही हो गया। तो फिर भी वे जो कंस्ट्रक्शन की वजह से स्मूथ वास्कुलर रेजिस्टेंस ये इंक्रीज हो जाता है। सही हो गया, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा। और जो बंदे खुराक में नमक ज़्यादा खाते हैं, सोडियम ज़्यादा खाते हैं, तो उसी सोडियम को ज़्यादा खाने से डाइट में वो सोडियम क्या करेगा कि सोडियम यहाँ पर वाटर को रिटेन करेगा। ज़्यादा सोडियम किडनी में वाटर को रिटेन करेगा, तो जिसकी वजह से वाटर की रिटेंशन की वजह से जो बैकअप पे जो हार्ट पे फ्रीलोड उसको कहते हैं, जो हार्ट को ब्लड दे रहा होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आउटलोड भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन के सिंपल यहाँ पर प्रीलोड इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद आउटलोड इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। तो कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से मरीज का बीपी जो है ना वो हाई हो जाएगा। ये इसेंशियल हाइपरटेंशन हो गए। अब आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ। मैंने जैसे कहा था कि सबसे पहले उसको रूल आउट करो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रिफ्लेक्टरी हाइपरटेंशन उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव है, मतलब उसका बीपी हाई है। आप लोगों ने ड्रग ए दिया एंटी हाइपरटेंसिव, कोई भी हो, एसी हो, एसी इनहिबिटर हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, या थायराइड डायूरेटिक्स वगैरह हो, कोई भी हो। आप लोगों ने पेशेंट ए को ड्रग दिया, सही हो गया। तो कुछ दिन बाद वो दोबारा आया, वही पेशेंट ए, सही हो गया, लेकिन आप लोगों ने उसको दूसरा ड्रग दिया क्योंकि उसका जो हाइपरटेंशन था वो डिक्रीज नहीं हुआ। तो दो ड्रग के बाद भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने दिया था उसको एसी इनहिबिटर, यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट किया थायराइड डायूरेटिक्स, उसके बाद फिर भी कुछ दिनों बाद वही बंदा आप लोगों के पास आया, तो आप लोगों ने तीसरा ड्रग स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद आप लोगों ने बीटा ब्लॉकर स्टार्ट कर दिया। सही हो गया। उसके बाद भी उसका जो हाइपरटेंशन है वो कम नहीं हो रहा, तो उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टरी हाइपरटेंशन। सही हो गया। अच्छा, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रिफ्लेक्टरी हाइपरटेंशन आता है। सही हो गया। रीनल वास्कुलर डिजीज आता है। सही हो गया। रीनल वास्कुलर डिजीज में क्रोनिक किडनी डिजीज, रीनल आर्टरी सिरोसिस, सही हो गया। अगर सडनली एब्रप्टली जो किडनी को ब्लड सप्लाई वो कम हो जाए, क्रिप वो जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। सही हो गया। तो इसकी वजह से जो रास सिस्टम है रीनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम,
ये हम पढ़ेंगे, सही हो गया। तो इसकी वजह से बीपी इंक्रीज होगी, सही होगा। ये एक्टिवेट हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये मोर जो है ना वहाँ पर जो सोडियम है ना वो रिटेन करेगा और इस तरह, तो ये बीपी इंक्रीज कर जाएगा। इसी सिस्टम को हम पढ़ेंगे, सही हो गया। उसके बाद एंडोक्राइन पे आते हैं। ये जो है ना थायराइड ग्लैंड है, सही हो गया। तो इंक्रीज T3 T4 मतलब हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो पेशेंट होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म जो पेशेंट होते हैं, तो उनमें इंक्रीज T3 T4 वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो सिस्टोलिक बीपी है वो हाई हो जाएगा, सही हो गया। यहाँ तक ठीक है, ओके। उसके बाद जो डिक्रीज T3 T4 है मतलब हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा और डायस्टोलिक जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से सिस्टोलिक बीपी और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से डायस्टोलिक बीपी, एट द एंड इनका बीपी इंक्रीज होना है, सही हो गया। उसके बाद आते हैं एड्रीनल ग्लैंड की तरफ। ये एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड में जो एल्डोस्टेरोन है उनका लेवल हाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। जो कार्टिसोल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर कुशिंग सिंड्रोम में कार्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा। हीओक्रोमोसाइटोमा में नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ये सब हम पढ़ेंगे इकट्ठे एंडो के लेक्चर में। यहाँ पर सिर्फ बीपी की बात हो रही है, अगर हम ज़्यादा चले गए तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा और आप लोग बोर होंगे। अब सिंपल सी लेक्चर को यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में ख़त्म करते हैं थोड़ी देर के बाद, सही हो गया। उसके बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल केसेस पे, सही हो गया। तो न्यूरोलॉजिकल में एक होगा कुशिंग ट्रायड, सही हो गया। आप लोगों को कुशिंग ट्रायड में क्या मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज बीपी और इरेगुलर रेस्पिरेशन, सही हो गया। और प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होंगे, ये सेट होगा, तो इसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज कर जाएगा। एक होगा एओर्टिक डिजीज, एओर्टिक डिजीज, सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, सही हो गया। अच्छा, ये एओर्टिक डिजीज में आते हैं, तो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में मतलब क्या होगा कि ये हार्ट है, सही हो गया, दिस इज हार्ट। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, यहाँ पर एओर्टा है, यहाँ से ब्लड निकलता है, यहाँ से एओर्टा पूरे जिस्म में जाता है। लेकिन क्या होता है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में कि यहाँ पर जो है वो जो ल्यूमन है उसका एओर्टा का बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा और ये बहुत वाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हार्ट के ब्रेकअप पे तो प्रेशर बहुत हाई होगा, लेकिन जो नीचे प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नैरो है। ये इस तरह कोएक्टेशन आया हुआ है, इस तरह ये एओर्टा है, ये इस तरह हुआ है, तो यहाँ पर तो प्रेशर ब्लड का बहुत हाई होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत हाई है और यहाँ पर बहुत कम है, तो आप लोगों को मिलेगा क्या कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है हैंड वगैरह में, जो आप लोगों के फिंगर और हैंड है, तो यहाँ पर जब आप लोग बीपी चेक करते हो तो आप लोगों को अपर एक्सट्रीमिटीज़ में बीपी हाई मिलेगा, जबकि जो पैर है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जब आप उसके बीपी चेक करोगे ये ऐसा डिजीज होगा, क्योंकि आपने ऊपर वाले दोनों हाथों में बीपी चेक करना होगा और पैरों में भी बीपी चेक करना होगा, तो जिसकी वजह से लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ है तो उसमें जो बीपी है वो कम होगा, तो इसी डिजीज़ में आपको ये मिलेंगे। उसके बाद आते हैं स्लीप एपनिया पे। स्लीप एपनिया में जब ऑक्सीजन का एपिसोड ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बीपी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कुछ सब्सटेंस यूज़ करने से, जो बंदे एम्फेटामिन यूज़ करते हैं या जो बंदे कोकेन लेते हैं, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा और बीपी जो है ना वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। सही हो गया। और अब आते हैं कम कुछ जो फीमेल्स होंगी तो उनमें प्री एक्लेम्शिया जिसमें प्रोटीनूरिया, एडिमा और बीपी इंक्रीज करना, और इक्लेम्शिया जिसमें इपिलेप्सी वगैरह है तो उसमें भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो अस्सलाम, इसी को यहाँ पर स्टॉप करते हैं।